नमस्कार। अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल पर मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा से संबंधित ग्रामीण समाज एवं विकास और सामान्य अध्ययन यानी जीके जीएस वाला जो पोर्शन है, इन दोनों की तैयारी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा। और इसी क्रम में ग्रामीण समाज एवं विकास का आज आप पहला वीडियो देख रहे हैं और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्राम्य विकास के बारे में। इसके साथ साथ पूरे ग्रामीण समाज के स्ट्रक्चर को, उसकी परिभाषाओं को, विशेषताओं को समझने का प्रयास इस वीडियो में हम करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि आपको इस क्लास का कंटेंट, जो भी मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ये आपको पसंद आता है तो आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अपना जो फीडबैक है कमेंट के थ्रू आप ज़रूर मुझ तक पहुँचाएँ। अगर आप अपना फीडबैक देंगे, अच्छा बुरा जैसा भी होगा, उससे मुझे आपके लिए और बेहतर से बेहतर काम करने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए बिना कोई समय गंवाए सीधे पॉइंट पे आते हैं और अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ग्राम समाज का परिचय। जब आप यूपी लेखपाल का सिलेबस देखेंगे तो उसमें जो ग्रामीण समाज एवं विकास के टॉपिक्स हैं, उसमें सबसे पहला टॉपिक आपका ग्राम्य विकास भारतीय संदर्भ में इस नाम से है। तो ग्राम्य विकास को हमको समझना है और उसको भारतीय संदर्भ से जोड़ते हुए उसका अध्ययन करना है हमको, ठीक है। तो जब भी ग्राम समाज या ग्राम विकास की बात आती है तो सबसे पहले एक शब्द आता है ग्राम। और इसकी बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि पिछली परीक्षा में ये प्रश्न भी पूछा गया था कि ग्राम जो शब्द है ये किस भाषा से लिया गया है, ठीक है। तो ग्राम शब्द जनरली हम ग्राम को गांव कहते हैं, ठीक है। ये शुद्ध शब्द है, अगर इसका प्रोनाउंसिएशन अगर शुद्ध रूप में किया जाए तो ग्राम होता है। इसको जनरली हम गांव कहते हैं। तो गांव जो शब्द है ये हिंदी भाषा का शब्द है, जबकि ग्राम शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। पहला प्रश्न आपका यहीं से बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि ग्राम शब्द किस भाषा का शब्द है। तो ग्राम शब्द किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है, ठीक है। इसके बाद में समाज को देखते हैं। समाज जिसे हम सोसाइटी कहते हैं, समाज की परिभाषा को समझने से पहले आप ये विचार कीजिए कि क्या एक व्यक्ति से समाज का निर्माण हो सकता है? क्या एक व्यक्ति सोसाइटी फॉर्म कर सकता है? एक व्यक्ति सोसाइटी का निर्माण कर सकता है? नहीं कर सकता। इसी वजह से जो समाज की परिभाषा होती है उसको हम देखते हैं तो उसमें हमें पाते हैं कि दो या दो से अधिक व्यक्ति, ठीक है, एक व्यक्ति से समाज का निर्माण नहीं हो सकता है। एक से ज़्यादा व्यक्ति होने चाहिए। समाज में क्या होता है? लोगों का आपस में इंटरेक्शन होता है, लोगों का आपस में जो विचार होते हैं, लोगों के जो भी थिंकिंग होती है, उनका आदान प्रदान होता है समाज में, ठीक है। एक व्यक्ति एक जगह पर बैठा दिया जाए तो उसे समाज नहीं कह सकते। तो समाज की संरचना के लिए, समाज के निर्माण के लिए हमें एक से अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। तो समाज की परिभाषा कहती है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के अलग अलग आधारों पर, ठीक है। जब समाज में एक से अधिक व्यक्ति रहेंगे तो जरूरी नहीं है कि उनके जो आधार हों, उनकी जो संरचनाएं हैं वो बिल्कुल एक जैसी हों। तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के अलग अलग आधारों पर रहन सहन संबंधी विभिन्न संरचनाओं का जो समूह होता है, ग्रुप होता है, उसको हम कहते हैं समाज यानी सोसाइटी। और अगर सीधे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि समाज कुछ और नहीं, केवल लोगों का समूह है, क्योंकि समाज का निर्माण लोगों के समूह के द्वारा ही होता है। यानी समाज हम कह सकते हैं क्या है? लोगों का समूह है। अब समाज या जब समुदाय की बात आती है तो आप देखते हैं जो गाँव में लोग रहते हैं वो ग्रामीण समुदाय होता है, और शहरों के जो लोग होते हैं वो शहरी समुदाय का निर्माण करते हैं। क्योंकि हम ग्राम विकास के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पर स्पेशली किसको पॉइंट आउट करेंगे? जो आपका ग्रामीण समुदाय है, ग्रामीण समाज है, ठीक है। आप इसे देख करके आपको ये लगेगा कि इसमें फैक्ट्स तो हैं नहीं, परीक्षा में फैक्ट्स पूछे जाते हैं। जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, पहला वाला ग्राम्य विकास, उसके बाद में मैंने आपको इसके क्वेश्चंस बताने हैं, ठीक है। मैं आपको इसके जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो आपको बताऊंगा, तब आप देखेंगे कि इसी थ्योरी में से कैसे प्रश्न निकल करके आते हैं। अभी आप इसको समझें कि ग्राम और ग्रामीण समुदाय, ग्रामीण समाज जो होता है उसकी परिभाषा यानी उसको परिभाषित करने वाले जो कारक हैं वो कौन कौन से हैं, मैं आपको प्रश्न बनाकर भी बताऊंगा कि यहाँ से प्रश्न कैसे बन सकता है। तो एक समाजशास्त्री थे रूनर, ठीक है। बहुत सारे समाजशास्त्री हुए हैं, उनकी कोटेशंस भी पिछली परीक्षाओं में पूछी गई हैं। कोटेशंस की एक वीडियो बनाएंगे अलग से, जब कभी भी समय मिलेगा तो उन सारी कोटेशंस को एक वीडियो में हम ऐड कर देंगे, जिससे आपको बार बार इनको देखना नहीं पड़ेगा। तो ग्राम समाज या ग्रामीण समुदाय के बारे में हम बात कर रहे हैं। समाजशास्त्री थे रूनर। उन्होंने ग्रामीण समुदाय को या ग्राम को किस तरीके से परिभाषित किया है, किन कारकों के आधार पर परिभाषित किया है, उनको देखते हैं। रूनर कहते हैं कि जो ग्रामीण समुदाय होता है या जो ग्राम समाज होता है
उसका एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है, यानी एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में वो निवास करता है। इसके साथ साथ उसकी जो जीवन शैली होती है वो कैसी होती है, बिल्कुल सामान्य होती है। अब सामान्य जीवन शैली को आप कैसे परिभाषित करेंगे? एक चीज़ समझें, जब भी हम ग्राम को या ग्रामीण समुदाय को या ग्रामीण समाज को परिभाषित करते हैं तो उसको परिभाषित करने का आधार क्या है? उसको हम शहरी जीवन के आधार पर परिभाषित करते हैं। सामान्य जीवन यहाँ पर तुलनात्मक रूप से देखेंगे तो जो सामान्य जीवन है ग्रामीण समुदाय का वो किसकी तुलना में है? शहरों की तुलना में। आप में से बहुत सारे लोग गांव में से होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग शहरी समुदाय से होंगे, तो आप देखेंगे कि शहरी समुदाय में और ग्रामीण समुदाय में काफ़ी सारी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। और जनरली हम कह सकते हैं कि शहरी समुदाय की अपेक्षा ग्रामीण समुदाय का जो जीवन होता है या जीवन शैली होती है वो कैसी होती है? बिल्कुल सामान्य होती है। तो रूनर कहते हैं कि जो ग्रामीण समुदाय होता है वो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है, उसके साथ साथ उसकी जीवन शैली बिल्कुल सामान्य होती है और इसके साथ साथ वो अपने जो भी प्राइमरी वर्क होते हैं, प्राथमिक कार्य होते हैं, उनमें लिप्त रहता है। ठीक है, इन 3 कारकों के आधार पर रूनर ने ग्रामीण समुदाय को या ग्रामीण समाज को या ग्राम को परिभाषित किया है। ठीक है, अब प्राथमिक कार्य कौन कौन से होते हैं ग्रामीण समुदाय के? आप जानते हैं कि ग्रामीण समुदाय की आजीविका का आधार, उसकी अर्थव्यवस्था का आधार होता है एग्रीकल्चर यानी कृषि। कृषि के साथ साथ ये लोग पशुपालन भी करते हैं, इसके साथ साथ अपनी खेती बाड़ी, वानिकी, बागवानी वगैरह इन कामों में भी लगे रहते हैं। तो इन सभी कामों को हम इनके प्राइमरी वर्क की कैटेगरी में डाल सकते हैं या इनको हम कह सकते हैं ये इनके प्राथमिक कार्य हैं। एक बार फिर से देखेंगे कि ग्राम या ग्रामीण समुदाय की जो परिभाषा रूनर ने दी है वो किन कारकों पे दी है कि ग्रामीण समुदाय या ग्राम वह समुदाय होता है जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है, इसके साथ साथ उसकी जो जीवन शैली होती है वो बिल्कुल सामान्य होती है और वह अपने प्राथमिक कार्यों जैसे कृषि, पशुपालन और बागवानी इनमें क्या रहता है? लिप्त रहता है या उनको करता रहता है। तो ये हो गया आपका ग्राम एवं ग्रामीण समुदाय की परिभाषा। अब यहाँ से प्रश्न कैसे बन सकता है? प्रश्न इस तरीके से बनाया जा सकता है कि ग्रामीण समुदाय को परिभाषित करने वाले कारक रूनर के अनुसार कौन कौन से हैं? तो इन तीनों जो कारक हैं इनको दे देगा। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र हो गया, सामान्य जीवन हो गया और आपका प्राथमिक कार्य हो गए। ठीक है, और एक चौथा ऑप्शन कोई अलग से डाल देगा। तो उसमें से आपसे पूछ लेगा कि निम्न में से रूनर के अनुसार कौन सा ग्रामीण समुदाय का एक अवयव या कारक या कंपोनेंट नहीं है। तो उसमें से आपको ये पता होगा तभी आप देख सकते हैं। ठीक है, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज के अनुसार ग्राम की परिभाषा को इस तरीके से बताया गया है। परिभाषा काफ़ी बड़ी है लेकिन इसको पीस कर करके, मतलब इसको तोड़ तोड़ करके समझने की कोशिश करेंगे। प्रत्येक शब्द को मैं आपको यहाँ डिफाइन करके बताऊंगा। ठीक है, तो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज के अनुसार जो ग्राम की डेफिनेशन है वो इस तरीके से दी गई है कि जो ग्राम होता है वो एकाकी परिवार से बड़ा होता है। एकाकी परिवार क्या होता है? जिसमें माता, पिता और उसके बच्चे निवास करते हैं या रहते हैं एक दूसरे के साथ में। इसके अलावा जो संयुक्त परिवार होता है उसमें माता, पिता, उसके बच्चे और माता पिता के पिता यानी दादा, दादी, चाचा, चाची, ये सभी लोग कंबाइंड रूप से रहते हैं, वो संयुक्त परिवार होता है। तो यहाँ पे बात हो रही है एकाकी परिवार की। तो ग्राम जो होता है वो एकाकी परिवार से बड़ा होता है। संबंधित व असंबंधित लोगों का समूह होता है, यानी गांव में जो लोग होते हैं वो कुछ तो उनमें एक दूसरे से संबंधित होते हैं और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनका आपस में कोई भी ब्लड रिलेशन नहीं होता। ठीक है, असंबंधित होते हैं। तो ग्राम एकाकी परिवार से बड़ा होता है, संबंधित असंबंधित लोगों का समूह होता है। वे या तो एक बड़े मकान में रहते हैं या निवास के अलग अलग स्थानों पर निवास करते हैं या रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा घनिष्ठ संबंधों में आबद्ध, उनके अंदर भाईचारे की भावना या निकटता का संबंध पाया जाता है। एक दूसरे से घनिष्ठ उनके क्या होते हैं? रिलेशन होते हैं, संबंध होते हैं। और वे लोग कृषि योग्य भूमि पर क्या करते हैं? कृषि करते हैं। इन सारे कारकों को देखें तो ये सब मिलकर के, ये सारी चीज़ें जब मिल जाती हैं तो वहाँ पर किस चीज़ का निर्माण होता है? ग्राम का निर्माण होता है। ठीक है, ग्रामीण समुदाय की विशेषताएं क्या होती हैं? ठीक है, विशेषताओं से संबंधित प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। आज का जो वीडियो है ये पहला वीडियो है, आप देख रहे हैं। आज का ये पहला क्लास है और इसमें फैक्ट्स आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। इसके बाद में जो चैप्टर आएंगे उनमें आप फैक्ट देखेंगे। ठीक है, मैंने आपको यूपी लेखपाल के ग्राम समाज का सिलेबस जो था वो डिफाइन किया था
और कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जिसमें जो ऑफिशियली बोर्ड के द्वारा जारी किए गए थे। इसके अलावा मैंने कुछ अन्य टॉपिक आपको बताए थे जहां से इस परीक्षा में हमेशा प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और आने वाली परीक्षा में भी पूछे जाएंगे, तो उनको भी मैं इस पूरे सिलेबस को कवर करने के साथ साथ उनको भी मैं कवर कराऊंगा आपको। तो ग्रामीण समुदाय की विशेषताएं हम देख रहे थे। पहली विशेषता क्या है कि इनका जो जनसंख्या घनत्व होता है वो कम होता है। ग्रामीण समुदाय का जनसंख्या घनत्व कम होता है। जनसंख्या घनत्व कम होने का जो संदर्भ है, हम पहले बात कर रहे थे कि हम ग्रामीण समुदाय को जब भी परिभाषित करते हैं या ग्रामीण समुदाय की किसी भी चीज़ को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो हम शहरी जीवन की तुलना लेकर चलते हैं। कम जनसंख्या घनत्व का मतलब है कि ज़्यादा क्षेत्र में यानी ज़्यादा भू क्षेत्र पर कम लोगों का निवास करना। इसके विपरीत आप शहरों में देखेंगे तो बहुत छोटे से क्षेत्रफल पर काफ़ी सारे लोग निवास करते हैं। तो शहरों की तुलना में ग्रामीण समुदाय में क्या होता है, जनसंख्या घनत्व कम होता है। इसके अलावा जो ग्रामीण समुदाय होता है वहाँ धर्म प्रथा, पुरानी रूढ़ियाँ जो भी हैं, रीतियाँ हैं, कस्टम्स हैं, वो उनका क्या होता है, बोलबाला होता है। और ये लोग जो है पुरानी जो प्रथाएँ होती हैं, रूढ़ियाँ होती हैं, उनको महत्व देते हैं। प्रकृति से निकटता होती है ग्रामीण समुदाय की। प्रकृति से निकटता, एक जाहिर सी बात है कि जो ग्रामीण समुदाय होता है वो किस पर डिपेंड रहता है, एग्रीकल्चर पर, कृषि पर डिपेंड रहता है। जब कृषि पर डिपेंड रहेगा तो प्रकृति से निकटता होना बिल्कुल सामान्य सी बात है। इसके अलावा इन लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि होता है और प्रारंभिक संबंधों की प्रधानता होती है। यानी जो ग्रामीण समुदाय होता है इसमें लोग एक दूसरे से भाईचारे का संबंध बनाते हुए रहते हैं। निकटता का संबंध इनमें पाया जाता है। किसकी तुलना में, शहरी जीवन की तुलना में। शहर के व्यक्ति जो होते हैं वे एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रखते हैं, अपने अपने कार्यों में जो है वो लगे रहते हैं। लेकिन इसके विपरीत ग्रामीण जीवन में आप देखेंगे, ग्रामीण समुदाय में देखेंगे तो यहाँ पर जो प्रारंभिक संबंध हैं वो प्रधान रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, अब कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं। ये भी आपकी परीक्षा से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं क्योंकि हम ग्राम्य विकास का अध्ययन कर रहे हैं और भारतीय संदर्भ से जोड़ करके उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो भारतीय संदर्भ में ग्राम विकास से संबंधित कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपकी परीक्षा में इनके पूछे जाने की संभावना है, उनको भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो भारत में कुल गाँवों की संख्या है लगभग 6,50,000। ठीक है, 6.5 लाख गाँव है। और ये जो डाटा है ये 2011 की जनगणना के आधार पर लिया गया है। यूँ तो जो जनगणना थी 2011 के बाद में होनी थी 2021 में, आप जानते हैं कोविड जैसी महामारी के कारण 2021 की जनगणना नहीं हो पाई। तो आपसे परीक्षा में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो 2011 की जनगणना को ध्यान में रखते हुए पूछे जाएंगे। और हो सकता है ये जो नंबर है, क्योंकि ये नंबर जो है 2011 की जनगणना का है, वर्तमान समय में ये संख्या डिफर हो सकती है, इससे बढ़ सकती है, परिवर्तन हो सकता है इसमें। लेकिन क्योंकि परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक से ही पूछे जाते हैं, तो 2011 की जनगणना हुई है तो 2011 की जनगणना के आधार पर ही इन आंकड़ों को हम देखेंगे। भारत में कुल गांव हैं 6.5 लाख। ठीक है, 2011 से पहले जो जनगणना हुई थी 2001 में हुई थी। और एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि 2001 से लेकर के 2011 तक गाँवों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई, तो 2279 गांव ज़्यादा हैं 2011 की जनगणना में। ठीक है, यानी 2001 में 6.5 लाख गाँव से 2279 गांव कम थे। ठीक है, यानी 2001 से 2011 के बीच में 2279 गाँवों की संख्या में वृद्धि हो गई। भारत के गाँवों में जो लोग रहते हैं यानी जो ग्रामीण जनसंख्या है भारत की वो 83,31,00,000 है। और भारत के संदर्भ में अगर इसको देखें तो ये भारत का 68.84% है। यानी हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि भारत की कितने प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण है, तो 68.84%। जनरली हम कहते हैं कि भारत का 70% पॉपुलेशन ग्रामीण है। ठीक है, लेकिन 70% हम उसको केवल एक होल नंबर बनाने के लिए कह देते हैं। लेकिन एज इट इज डाटा जो है, जो एग्जैक्ट डाटा है, एग्जाम में तो बिल्कुल जो सही डाटा होता है वही पूछा जाता है। तो आप इस नंबर को याद रखेंगे, ये आंकड़े काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। भारत का 68.84% ग्रामीण जनसंख्या है। वही शहरी जनसंख्या की बात करें तो 37,71,00,000 ये शहरी जनसंख्या है। भारत के संदर्भ में इसका प्रतिशत 31.16 है। ठीक है, यूपी की कुल जनसंख्या देखें 2011 के आंकड़े हम ले रहे हैं। ठीक है, वर्तमान समय में यूपी की जनसंख्या लगभग 22 करोड़ 23 करोड़ के समथिंग है। तो यूपी की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 19.98 करोड़, मतलब लगभग 20 करोड़ जनसंख्या जो है यूपी की 2011 के आंकड़ों के अनुसार है।
इसके संबंध में ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, यूपी की जो पॉपुलेशन है भारत की पॉपुलेशन का कितना प्रतिशत है, तो 16.51% है। ठीक है, इस 20 करोड़ की जनसंख्या में जो ग्रामीण जनसंख्या है वो लगभग 15.5 करोड़ है और शहरी जनसंख्या जो है वो लगभग 4.5 करोड़ है। ठीक है, अब हम प्रश्न यहाँ से कैसे बना सकते हैं कि यूपी की जनसंख्या जो है, यूपी की पॉपुलेशन में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, यूपी में कितने प्रतिशत लोग ग्रामीण हैं, तो लगभग 77.73% जो पॉपुलेशन है यूपी की वो कैसी है, ग्रामीण है। 22.27% जनसंख्या यूपी की शहरी क्षेत्र में निवास करती है। ठीक है, यूपी में कुल गांवों की संख्या ये भी आपसे पूछी जा सकती है। 1,06,744 गांव यूपी में है 2011 के आंकड़ों के अनुसार। इसमें से 97,814 गांव ऐसे हैं जो आबाद गांवों की श्रेणी में आते हैं और 8,960 गांव ऐसे हैं जो गैर आबाद गांवों की श्रेणी में आते हैं। अब दिमाग में प्रश्न ये उठ रहा होगा कि आबाद और गैर आबाद क्या होते हैं। गैर आबाद और आबाद, यहाँ से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। आपसे भले ही ये नंबर न पूछे कि गैर आबाद गांवों की संख्या कितनी है या आबाद गांवों की संख्या कितनी है, लेकिन आपसे ऑप्शन में ये पूछा जा सकता है कि गैर आबाद गांव कौन से होते हैं, क्या उनकी विशेषता होती है। तो आबाद का मतलब ये है कि जहाँ पर कोई पॉपुलेशन रहती है, लोग जिस जगह पर निवास करते हैं वो आबाद गांव होते हैं। और गैर आबाद गांव वे होते हैं जहाँ पर लोग कभी पहले रहा करते थे लेकिन वर्तमान समय में वहाँ पर कोई भी जनसंख्या या किसी भी प्रकार का कोई रहन सहन नहीं होता है। ठीक है, यानी पहले लोग वहाँ पे रहते थे लेकिन वर्तमान समय में लोग यहाँ पर नहीं रहते। एक तरह से हम कह सकते हैं उजड़े हुए गांव। और इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई महामारी फैल गई या फिर कोई प्राकृतिक आपदा आ गई। और सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अब धीरे धीरे क्या होता है, शहरीकरण हो रहा है, लोगों का मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण हो रहा है। जो लोग हैं ग्रामीण समुदाय से निकल करके शहरों की तरफ भाग रहे हैं, अपनी आजीविका के साधन खोज रहे हैं या एजुकेशन की दृष्टि से गाँवों से निकल के शहरों की तरफ जा रहे हैं। तो इस वजह से भी जो है आप जो गाँव हैं वो गैर आबाद हो सकते हैं। ठीक है, तो ये डाटा हो गया आपका। कुल गाँव 1,06,744, 97,814 आबाद हैं और 8,960 गैर आबाद गाँव। अब एक प्रश्न आता है कि सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या किन भारतीय राज्यों में पाई जाती है, इनकी रैंकिंग। तो सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश में पाई जाती है अपने में। दूसरी जो रैंकिंग है वो बिहार की है और तीसरी रैंकिंग जो है वो वेस्ट बंगाल की है, यानी पश्चिम बंगाल। ठीक है, यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं। ठीक है, इनको एक क्रम में लगाने से संबंधित प्रश्न भी पूछा जा सकता है। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या किन राज्यों में पाई जाती है, तो सबसे पहली रैंक आती है आपकी सिक्किम की, उसके बाद में मिजोरम और तीसरे स्थान पर आता है आपका गोवा। ठीक है, ये न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य हैं। एशिया का सबसे स्वच्छ गांव कौन सा है? एशिया का सबसे स्वच्छ गांव है मावल्यनांग गांव। ठीक है, मावल्यनांग गांव जो है ये मेघालय राज्य में पड़ता है, मेघालय में पड़ता है मावल्यनांग। और इसको एक अन्य नाम से जाना जाता है, भगवान का अपना बगीचा इसको कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्लीनेस्ट विलेज है। इसी वजह से इसको भगवान का अपना बगीचा कहा जाता है। इसकी जो पॉपुलेशन है लगभग 500, और वहीं इसकी लिटरेसी रेट की बात करें या साक्षरता दर की बात करें तो साक्षरता दर इसकी 100% है। मतलब यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सभी लोग कैसे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। यहाँ की जो साक्षरता दर है वो कैसी है, 100% है। एक प्रश्न आता है कि भारत का सबसे पहला डिजिटल विलेज या स्मार्ट विलेज कौन सा है? पहला डिजिटल या स्मार्ट गांव कौन सा है? तो ये है आपका अकोदरा। ठीक है, अकोदरा गांव जो है ये गुजरात राज्य में पड़ता है और गुजरात राज्य के साबरकांठा जिले में इसकी अवस्थिति है। ठीक है, अकोदरा गांव जो कि गुजरात के साबरकांठा जिले में पड़ता है, ये भारत का सबसे पहला डिजिटल या स्मार्ट विलेज है। 2015 में क्या हुआ था, ICICI फाउंडेशन के द्वारा एक प्रोजेक्ट चलाया गया था जिसका नाम था डिजिटल विलेज प्रोजेक्ट। ठीक है, 2015 में ICICI फाउंडेशन के द्वारा डिजिटल विलेज प्रोजेक्ट चलाया गया और इसी प्रोजेक्ट के तहत अकोदरा गांव को भारत का पहला डिजिटल या स्मार्ट विलेज बनाया गया। इसके अलावा ये इसलिए भी फेमस है क्योंकि इसी जगह पर यानी अकोदरा में ही भारत का पहला पशु छात्रावास खोला गया है। ठीक है, भारत का पहला पशु छात्रावास, ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है।
भारत का सबसे बड़े गांव की अगर बात करें तो ये आपका गहमर है, भारत का सबसे बड़ा गांव है। गहमर कहाँ पड़ता है? आपका गाजीपुर जिले में, और ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में अवस्थिति किसकी है? गहमर की। गहमर भारत का सबसे बड़ा गांव है और इस गांव को फौजियों का गांव भी कहा जाता है। फौजियों का गांव इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जनसंख्या लगभग आप मानेंगे लगभग 25,000 प्लस इसकी जनसंख्या है और इसके प्रत्येक परिवार में से, यानी गहमर गांव के प्रत्येक परिवार में से लगभग कोई न कोई व्यक्ति आवश्यक रूप से सेना में सेवा देता है। ठीक है, यानी हर परिवार का लगभग कोई न कोई सदस्य जो है वो सेना में है, इस वजह से इसको फौजियों का गांव भी कहा जाता है। ग्रामीण समाज का वर्गीकरण देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ रूरल सोसाइटी। तो अलग अलग समाजशास्त्रियों के द्वारा ग्रामीण समाज को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया गया है और कभी कभी वर्गीकरण से संबंधित जो प्रश्न आता है वो डायरेक्ट किसी समाजशास्त्री के नाम से जोड़कर भी पूछा जा सकता है। जैसे पहला है हेराल्ड जे.ई. पीक, ये एक समाजशास्त्री थे। इनके आधार पर प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि हेराल्ड जे.ई. पीक के अनुसार ग्रामीण समाज को या ग्रामीण समुदाय को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो हेराल्ड जे.ई. पीक के अनुसार जो गांव होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं, या कौन कौन से होते हैं? एक होता है संक्रमणशील कृषक गांव। ठीक है, संक्रमणशील कृषक गांव किसे कहते हैं? यहाँ पर स्थायी रूप से कृषि नहीं की जाती। ठीक है, कोई भी कृषि जो है वो स्थायी रूप से एक ही जगह पर निवास करते हुए नहीं की जा सकती। यहाँ पर लगातार स्थानों में परिवर्तन होता रहता है और इस तरह की जो सोसाइटी है वो कहाँ पाई जाती है? जनजातियों में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। संक्रमणशील कृषक गांव किससे संबंधित हैं? जनजातीय गांवों से संबंधित हैं। यहाँ पर ये लोग एक ही स्थान पर नहीं रहते हैं। एक ही स्थान पर नहीं रहेंगे तो एक ही स्थान पर लगातार कृषि नहीं होगी, लगातार स्थानों का यहाँ पे बदलाव होता रहता है। दूसरा है आपका अर्ध स्थायी गांव। ठीक है, नाम देखेंगे आप तो ये पहला था संक्रमणशील कृषक गांव, इसमें कृषक शब्द जुड़ा हुआ है। ठीक है, संक्रमणशील में यहाँ पे इसके साथ में कृषक शब्द जुड़ा हुआ है, यानी यह कृषि से संबंधित यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। दूसरा वाला जो है अर्ध स्थायी गांव। ठीक है, इसकी परिभाषा और इसकी परिभाषा को देखेंगे थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी स्थान परिवर्तन होता रहता है और अर्ध स्थायी गांव जो है यहाँ पर भी लोग स्थायी रूप से निवास नहीं करते हैं। लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि ये कृषक गांवों से संबंधित है और ये बिना कृषक गांवों से संबंधित है। ठीक है, तो जो अर्ध स्थायी गांव होता है यहाँ के लोग भी स्थायी रूप से एक जगह पर निवास नहीं करते हैं। और स्थायी कृषक गाँव जो कि आपके और हमारे सबके गाँव हैं, जनरली यहाँ पर जितने भी लोग देख रहे होंगे उनमें से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो होंगे वो गाँवों से होंगे। और हमारे आपके जो गाँव हैं, ठीक है, वो कैसे हैं? स्थायी कृषक गाँव हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ही स्थान पर लोग निवास करते हैं और एक ही स्थान पर लंबे समय से, यानी हमारे दादा परदादा उनके समय से खेती एक ही स्थान पर रह करके ये करते चले आ रहे हैं। तो ये कैसे हैं? स्थायी कृषक गाँव हैं, यहाँ पर स्थायी रूप से निवास किया जाता है और कृषि भी स्थायी रूप से की जाती है एक ही स्थान पर रह के। इसके अलावा एक और समाजशास्त्री थे मेंटजन। मेंटजन के अनुसार गांवों को या ग्रामीण समुदाय को 2 भागों में बांटा गया है, केंद्रित गांव और बिखरे हुए गांव। केंद्रित गांव कौन से होते हैं? जिनमें जनसंख्या का जो घनत्व है वो ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा लोग निवास करते हैं, कम भू क्षेत्र में ज़्यादा लोगों का निवास, वो केंद्रित गाँव होते हैं। और जब अधिक जनसंख्या घनत्व होगा, आप समझें, जब जनसंख्या घनत्व अधिक होगा मतलब एक स्थान पर ज़्यादा लोगों का निवास होगा, तो उनके जो घर हैं, उनके जो आवास हैं, निवास के स्थान हैं, वो एक दूसरे के कैसे होंगे? पास पास होंगे। और जब लोग एक दूसरे के पास पास रहेंगे तो उनमें निकटता का संबंध पाया जाएगा, भाईचारे का संबंध पाया जाएगा। ठीक है, तो ये केंद्रित गाँवों की जो है विशेषताएँ होती हैं। अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, इसके साथ साथ निकटता एवं भाईचारा का भावना जो है यहाँ देखने को मिलती है। बिखरे गांव हैं, इसके विपरीत इनमें कम जनसंख्या घनत्व होता है। कम जनसंख्या घनत्व होगा तो जो जमीन होगी या जो भी भूभाग होगा, भौगोलिक क्षेत्रफल होगा, अधिक भौगोलिक क्षेत्रफल पर कम लोग निवास करेंगे। और जब कम लोग निवास करेंगे तो उनके जो निवास स्थान हैं, घरों की जो बसावट है वो कैसी होगी? दूर दूर होगी। और जब लोग एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे तो उनमें जो निकटता और भाईचारे का संबंध है वो नहीं पाया जाएगा या उसका अभाव होगा, कमी होगी। ठीक है, तो बिखरे गांव कौन से होते हैं? जिनमें कम जनसंख्या घनत्व होता है, इसके साथ साथ यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनमें निकट संबंधों का अभाव पाया जाता है। इसके अलावा 2 तरह के गांव और पूछे जाते हैं।
उपनगरीय गांव, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है पिछली परीक्षाओं में, इसको आप ध्यान से देखेंगे। उपनगरीय गांव किसे कहते हैं? उपनगरीय यानी ऐसे गांव जो शहर या नगर की सीमाओं से सटे हुए होते हैं, शहर की सीमा से लगे हुए जो गांव होते हैं उन्हें उपनगरीय गांव कहते हैं। और क्योंकि वो गांव है और इसके साथ साथ शहर की सीमा से सटा हुआ है, तो उसमें दोनों तरह की क्वालिटीज़ आपको देखने को मिलती है। यानी उपनगरीय गांवों में ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार के कल्चर का मिक्सचर देखने को मिलता है। ठीक है, उपनगरीय गांव जो शहर की सीमा से सटे हुए होते हैं, अतः इनमें ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार की संस्कृतियों का मिलन देखा जा सकता है। औद्योगिक ग्रामों को देखें तो औद्योगिक ग्राम वे ग्राम होते हैं जहां पर छोटे छोटे उद्योग या कोई बड़ी औद्योगिक इकाई स्थापित कर दी जाती है और वहां के लोग वहीं पर जो है रह करके स्थायी रूप से क्या करते वहीं पर स्थायी रूप से रह करके क्या करते हैं, अपना जो है कामकाज करते हैं, अपनी आजीविका के साधन देखते हैं। ठीक है, तो औद्योगिक ग्राम ये हो गए आपके। अब ग्रामीण समाज में सामाजिक विकास हम बात करेंगे। ग्रामीण समाज में सामाजिक विकास और परिवर्तन। सबसे पहले आपसे सामाजिक विकास की परिभाषा पूछी जा सकती है कि विकास क्या है ग्रामीण समुदाय के संदर्भ में। इसके अलावा इस टॉपिक के अंतर्गत हम बात करेंगे कि पुराने समय से लेकर के आधुनिक समय में जो ग्रामीण समुदाय है, वर्तमान समय का जो ग्रामीण समाज है, उसमें कौन कौन से परिवर्तन हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सामाजिक विकास की परिभाषा देखते हैं। तो एक समाजशास्त्री थे रॉय और रॉबिन्सन। ये नाम को आपको विशेष रूप से याद रखना है। वैसे तो बहुत सारे समाजशास्त्री हैं, बहुत सारी उनकी परिभाषाएं हैं, बहुत सारी कोटेशंस हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा लोगों को या कुछ चुनिंदा पॉइंट्स को ही मैंने यहाँ पर सम्मिलित किया है। तो रॉय और रॉबिन्सन के अनुसार विकास क्या है? किसी स्थान के लोग, यानी किसी स्थान पर कोई लोग निवास करते हैं तो उनके प्राकृतिक, भौतिक, सामाजिक और राजनीतिक लेवल पर, ठीक है, प्राकृतिक, भौतिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर क्या हो? बदलाव। क्या हो जाए? बदलाव हो जाए। और वो बदलाव कैसा हो? वो बदलाव होना चाहिए आपका पॉजिटिव, सकारात्मक। सकारात्मक बदलाव होगा प्राकृतिक, भौतिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर, तो उसको क्या बोलेंगे हम? विकास बोलेंगे। यहाँ पर सकारात्मक शब्द जो है, ये सकारात्मक शब्द अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है, क्योंकि अगर इसको हटा देंगे तो इसकी परिभाषा बिल्कुल उलट हो जाएगी। देखो, बदलाव जब किसी चीज़ में होता है तो वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, आज मान लो किसी गांव में मान के चलिए कि 4 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, 2 विद्यालय हैं, ठीक है, पक्की सड़कें हैं। अब क्या हुआ, आगे चल कर के मान लो कि गवर्नेंस उस जगह की खराब हो गई, उस जगह पर किसी ने ध्यान नहीं हुआ, स्कूल बंद हो गए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बंद हो गए, सड़कें उबड़ खाबड़ हो गई। क्या हुआ? पिछले समय की तुलना में क्या हुआ? बदलाव हुआ। लेकिन ये बदलाव कैसा था? ये बदलाव था नकारात्मक। ठीक है, तो बदलाव नकारात्मक भी हो सकता है, सकारात्मक भी हो सकता है। तो जो सकारात्मक बदलाव होता है किसी क्षेत्र के लोगों के सामाजिक क्षेत्र की दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, ठीक है, अगर कोई पॉजिटिव चेंज होता है, सकारात्मक बदलाव होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। आधुनिक ग्रामीण समुदाय जो है, वर्तमान ग्रामीण समाज है, उसमें पुराने समय की अपेक्षा में कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन देखने को मिलते हैं? जाति प्रथा में परिवर्तन। पुराने समय में जो ग्रामीण समुदाय था वहाँ पर क्या होती थी? जाति प्रथा प्रबल रूप से पाई जाती थी। लोग एक दूसरे से जाति के आधार पर व्यवहार करते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे लोग शिक्षित हो रहे हैं, धीरे धीरे शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, लोगों की समझ बढ़ रही है, उस आधार पर जाति प्रथा में ग्रामीण समाज में परिवर्तन देखने को मिलते हैं। केंद्रीय परिवारों का जन्म यहाँ पर होने लगा है। अब केंद्रीय परिवारों को हम छोटे परिवार बोल सकते हैं। ठीक है, केंद्रीय परिवार का मतलब आप छोटे परिवार से लगा सकते हैं। पुराने समय में ज़्यादातर जो ग्रामीण समाज था उसमें जो परिवार होते थे वो संयुक्त परिवार होते थे, यानी एक ही परिवार में माता पिता, भाई बहन, बेटे, दादा दादी, चाचा चाची सारे लोग मिलकर के रहते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि आपको पता है, गाँव में आजीविका का साधन जो है वो केवल कृषि है। गाँव की अर्थव्यवस्था का आधार, इकोनॉमी का जो बेस है वो केवल एग्रीकल्चर है। धीरे धीरे शिक्षा का स्तर बढ़ा, लोग शहरीकरण की ओर उन्मुख हुए, शहरों में लोगों का पलायन शुरू हुआ। और वर्तमान समय में आपने अपने गाँव में भी देखा होगा कि जो लोग हैं बाहर जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, और उसके बाद में कुछ विशेष समय पर, जैसे मान लो फसल काटने का समय आ गया, फसल उठाने का समय आ गया, तभी वो शहर से कहाँ आते हैं? गाँव में आते हैं। तो इस तरीके से परिवार जो है वो
परिवर्तित हो गए, संयुक्त परिवार से केंद्रीय परिवारों का जन्म हुआ। ठीक है, तो पहले केंद्रीय परिवार वो संयुक्त परिवार थे, उसमें से धीरे धीरे क्या होने लगा है, ग्रामीण समाज में केंद्रीय परिवारों का जन्म होने लगा है, छोटे परिवारों का जन्म होने लगा है। इसके अलावा परिवार के जो कार्य हैं एवं आदर्श हैं उनमें भी समय के साथ में परिवर्तन देखने को मिले हैं। बाल विवाह के दृष्टिकोण में परिवर्तन देखने को मिला है। पहले पुराने समय में ग्रामीण समाज के जो लोग होते थे वो अपने बच्चों का कम उम्र में ही शादी किया कर देते थे। जब वो वयस्क नहीं हो पाते थे उससे पहले उनकी शादियां कर दी जाती थी। धीरे धीरे शिक्षा के प्रसार के कारण धीरे धीरे आधारभूत सुविधाएं बढ़ी हैं, पंचायती राज व्यवस्था आई, उसमें पंचायती राज व्यवस्था की सहायता से स्थानीय जो गवर्नेंस है वो मजबूत हुई है। धीरे धीरे जो सरकार की योजनाएं हैं वो क्षेत्रीय लोगों तक, यानी जो स्थानीय लोग हैं, ग्रामीण समुदाय के लोग हैं, उन तक पहुंच रही हैं। धीरे धीरे लोगों की मानसिकता में परिवर्तन आ रहा है। तो इसका एक बाल विवाह के दृष्टिकोण में जो परिवर्तन हुआ है ये भी प्रमुख परिवर्तन है, लेकिन इसको भी आप पूरी तरीके से नहीं कह सकते। यानी वर्तमान समय के आंकड़ों को भी देखें तो अभी तो इसके ऊपर काफ़ी अच्छे अच्छे कानून और लॉज बना दिए गए हैं, लेकिन कुछ समय पहले तक देखा जाता था कि जो विश्व के जितने भी बाल विवाह होते हैं लगभग उसके 40% बाल विवाह भारत में ही होते हैं। ठीक है, लगभग 50% लड़कियों की शादी उनकी 18 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले ही कर दी जाती है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, ग्रामीण समुदाय में बाल विवाह के दृष्टिकोण में परिवर्तन आ रहा है। अब लोग समझदार हो रहे हैं। इसके अलावा स्त्रियों की स्थिति में भी परिवर्तन ग्रामीण समुदाय में देखने को मिलते हैं। पुराने समय में स्त्रियों को पुरुषों के बराबर अधिकार नहीं दिए जाते थे, उनको घर में रहने के लिए कहा जाता था, उनको काम करने के अधिकार नहीं थे, उनको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। गाँव में लोग जो है लड़कियों को बहुत कम पढ़ाते हैं, लेकिन धीरे धीरे समय में परिवर्तन हो रहा है और ग्रामीण समुदाय में ये चेंजेस भी देखने को मिलते हैं कि जो स्त्रियों की कंडीशन है उसमें भी लगातार सुधार हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। इसके अलावा खान पान के प्रतिबंधों में कमी आई है। पहले गांव में जाति प्रथा का बोलबाला होता था। ये निश्चित कर दिया जाता था कि कौन सा व्यक्ति या किस वर्ग से संबंधित व्यक्ति, किसी जाति से संबंधित व्यक्ति किस जाति के व्यक्ति के यहाँ खाना खाएगा या किसका पका हुआ खाना खाएगा। इस तरीके के प्रतिबंध पुराने समय में ग्रामीण समुदाय में देखने को मिलते थे, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ में लोग जागरूक हो रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, तो खान पान के प्रतिबंध जो हुए हैं वो कैसे लचीले हो गए, थोड़े इनमें कमी आई है। ये गांव के बारे में हम पढ़ रहे थे, ग्रामीण समाज, ग्रामीण विकास, चेंजेस क्या क्या हुए, क्या इसकी परिभाषाएं हैं, इनके बारे में आपने देखा। अब थोड़ा सा नगर के बारे में देख लेते हैं। नगर अंग्रेजी के सिटी शब्द का हिंदी रूपांतर है। आप जानते हैं सिटी का हिंदी में अर्थ जो होता है वो नगर होता है। अब जो सिटी शब्द था ये कहाँ से आया, ये सिविटास शब्द से बना है। सिविटास एक लैटिन वर्ड है और इस लैटिन वर्ड सिविटास का अर्थ है नागरिकता। ठीक है, और नागरिकता से ही क्या बना, नगर बना। नगरों के फीचर्स क्या होते हैं, नगरों की विशेषताएं क्या होती हैं, उनको देख लेते हैं। जब हम गांव की या ग्रामीण समुदाय की विशेषताओं को देख रहे थे तो मैंने आपसे कहा था कि हम जब भी ग्रामीण समुदाय की विशेषताओं को या उसके प्रमुख अवयवों को देखते हैं या नगर की विशेषताओं या उसके अवयवों को देखते हैं, तो हम जब ग्रामीण के देखते हैं तो नगरों से तुलना में उसको देखते हैं। वो जब नगरों की विशेषताएं देखते हैं तो हम उसको ग्रामीण जीवन से या ग्रामीण समुदाय से उसकी तुलना करते हैं। तो नगर जो होते हैं यहाँ जनसंख्या की बहुलता होती है। जनसंख्या की बहुलता किसके सापेक्ष, ग्रामों के सापेक्ष। गाँव में जो जनसंख्या होती है लगभग कम होती है शहरों की अपेक्षा। शहरों में गाँवों की अपेक्षा जनसंख्या की बहुलता होती है, अधिकता होती है। जनसंख्या की अधिकता के आधार पर नगरों की परिभाषा को परिभाषित किया था किंग्सले डेविस के द्वारा। ठीक है, किंग्सले डेविस इनका नाम आपको याद रखना है। इन्होंने नगरों को किसके आधार पर परिभाषित किया है, जनसंख्या की अधिकता के आधार पर। इसके अलावा सामाजिक भिन्नता पाई जाती है शहरों में। सामाजिक भिन्नता कैसे, आप गाँव में देखेंगे तो लोग एक दूसरे के निकट रहते हैं, एक दूसरे के पास बैठते हैं, आपसी विचारों का आदान प्रदान ज़्यादा गाँवों में देखने को मिलता है। इसके विपरीत जो शहरी समाज होता है उसमें क्या होती है, सामाजिक भिन्नता। सामाजिक भिन्नता जैसे गांव में आप देखेंगे तो लगभग एक ही समुदाय के लोग, एक ही तरह की उनकी रीति रिवाज होंगी, एक ही तरह के त्यौहार मनाए जाएंगे। ठीक है, एक ही तरह के कार्य किए जाएंगे। शहरों में देखेंगे तो आप 2 कदम आगे चलेंगे तो आपको वैरायटीज़ देखने को मिल जाएगी, क्योंकि शहरों में जो लोगों का आगमन होता है वो अलग अलग स्थानों से होता है। अलग अलग कल्चर के लोग, अलग अलग स्थानों के लोग, अलग अलग संस्कृति से संबंधित लोग शहरों में रहते हैं। तो वहाँ पे जो समाज होता है वो भिन्न होता है, उसमें डाइवर्सिटीज़ पाई जाती हैं। ठीक है, व्यवसायों की बहुलता होती है यहाँ पे शहरों में। ठीक है, और इसी वजह से गाँवों से जो पलायन है लोगों का वो शहरों की तरफ
ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर जो व्यवसाय होते हैं, आजीविका के साधन होते हैं, वो गाँव की अपेक्षा कैसे होते हैं, ज़्यादा होते हैं, और उनमें जो है विभिन्नता भी पाई जाती है। कृत्रिमता और बनावटीपन ये शहरों में पाया जाता है। लोग एक दूसरे से नाम मात्र के लिए स्नेह और प्रेम का व्यवहार रखते हैं। ठीक है। व्यक्तिवादिता पाई जाती है। लोग अपने आप में ही खुश रहते हैं, उनको दूसरे के पास बैठने का समय नहीं है, अपने कामों में ही वो व्यस्त हैं। इसके विपरीत गाँव में आप देखेंगे तो लोग शाम को अपने काम से फ्री होकर के, खेतों वगैरह से फ्री होकर के एक दूसरे के पास बैठते हैं, चौपालें लगती हैं, वहाँ पर लोग एक दूसरे की सुख दुख में भी जो है हाथ बटाते हैं। तो ये जो है व्यक्तिवादिता शहरों में पाई जाती है गाँव की अपेक्षा। धीरे धीरे क्या होता है धीरे धीरे ग्रामीण समाज का विकास हुआ, और ग्रामीण समाज के विकास में एक प्रमुख फैक्टर जो होता है वो आप पंचायती राज में देखेंगे। पंचायती राज एक अलग टॉपिक है, इसकी एक अलग वीडियो बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम ग्रामीण विकास के क्रम को समझने की कोशिश कर रहे हैं, कहाँ से ग्रामीण विकास शुरू हुआ और कहाँ कहाँ तक ग्रामीण समाज में जो है कैसे कैसे परिवर्तन हुए, उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो पंचायती राज की यहाँ पर केवल हम बेसिक जानकारी देखेंगे। पंचायती राज या त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो है, इसको हम एक अलग वीडियो में डिफाइन करेंगे डिटेल में, फैक्ट्स के साथ में। तो यहाँ पे इससे संबंधित फैक्ट्स मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, केवल पंचायती राज को समझने की कोशिश कीजिए कि पंचायती राज है क्या। ठीक है। तो ग्रामीण विकास के संदर्भ में पंचायती राज का अपना ही एक अहम रोल है। पंचायती राज व्यवस्था जो हुई थी, ये बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी 1957 में। ठीक है। बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में 1957 में एक समिति गठित की गई, और इस समिति ने क्या सुझाव दिया कि जो स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं हैं, ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नेंस की जो संस्थाएं हैं, उनको नए रूप में गठित किया जाए। ये सुझाव जो है बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में जो समिति गठित की गई थी, बलवंत राय मेहता समिति, इसने ये सुझाव दिया, और इसी सुझाव का परिणाम जो था वो क्या था, पंचायती राज। ठीक है। बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में 1957 में एक समिति गठित की गई। इसने स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को नए फॉर्म में, नए रूप में गठित करने का सुझाव दिया, और इन्हीं सुझावों का परिणाम पंचायती राज के रूप में हमको देखने को मिलता है। पंचायती राज का अर्थ क्या है? पंचायती राज को सीधे शब्दों में कहें तो सत्ता का विकेंद्रीकरण। सत्ता का विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं? देखिए, ये कोई केंद्र बिंदु है। ठीक है। ये गवर्नेंस है। मान लीजिए ये व्यक्ति जो है पूरे शासन के सभी पहलुओं को देख रहा है, सभी पहलुओं पर विचार कर रहा है। तो ये इस काम को भी देख रहा है, इस काम को भी देख रहा है, इसको 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 भी देख रहा है, मतलब बहुत सारे काम इसी एक व्यक्ति के ऊपर है। ठीक है। अब क्या हुआ कि एक व्यक्ति सारी चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से नहीं कर सकता है, यानी कि पूर्ण रूप से उसके विकास में वो योगदान नहीं दे सकता है। तो इसके विपरीत क्या किया गया? विकेंद्रीकरण कर दिया गया, यानी इस एक व्यक्ति से जो कार्य थे वो अलग अलग लोगों को बांट दिए गए। ठीक है। अलग अलग लोगों को कार्य बांट दिए गए, यही विकेंद्रीकरण है। सत्ता का विकेंद्रीकरण का सीधा अर्थ आप समझ सकते हैं कि जो भी आम आदमी होगा वो ग्राम स्तर पर, ठीक है, जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं बनाई जाएंगी और उनको लागू किया जाएगा, उसमें क्या लेगा? हिस्सा लेगा। ठीक है। यानी कि सत्ता में आम आदमी की जो भागीदारी है वो सुनिश्चित की गई थी सत्ता के विकेंद्रीकरण यानी पंचायती राज के द्वारा। ठीक है। तो ये पंचायती राज हो गया। पंचायती राज को हम बेहतर तरीके से एक अलग टॉपिक, जब हम पूरा पंचायती राज पढ़ेंगे एक वीडियो में, उसमें बेहतर तरीके से इसको समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर केवल आप पंचायती राज से संबंधित जो आपकी समझ है, मैं उसको विकसित करने का प्रयास कर रहा हूँ कि पंचायती राज होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है और इसका मतलब क्या है, ये समझने का हम यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा ही त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की संस्तुति की गई थी। जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है उसमें पंचायत के 3 स्तर होते हैं, जो आप यहाँ देख पा रहे होंगे। सबसे निचला स्तर होता है ग्राम पंचायत, फिर उसके बाद में जो दूसरा स्तर है इसका वो क्षेत्र पंचायत का है, और तीसरा स्तर जो है वो जिला पंचायत है। ठीक है। तो पंचायत 3 तरह की हो गई, 3 स्तर हो गए पंचायतों के, ग्राम, क्षेत्र और जिला। इन्हें मिलाकर के ही क्या बनी? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। इन तीनों ही पंचायतों के जो कार्य हैं लगभग एक जैसे होते हैं। ये अपने अपने कार्य क्षेत्र में कृषि से संबंधित नई नई योजनाएं, विकास
उद्योग धंधों को बढ़ावा, मातृत्व एवं बाल कल्याण से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं उन्हें धरातल पर लाना, लोगों तक पहुंचाना, स्वच्छता एवं सफाई का ध्यान रखना, परिवहन एवं संचार के साधनों का विकास करना ही इन सभी पंचायतों के कार्य होते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो पंचायती राज व्यवस्था थी, प्रश्न आता है कहाँ से लागू की गई थी, कहाँ से प्रारंभ की गई थी। तो ये राजस्थान से प्रारंभ हुई थी। ठीक है, और राजस्थान का कौन सा गांव था? बगधरी गांव। ये पड़ता है आपका नागौर जिले में। 2 अक्टूबर 1959 को ये जो पंचायती राज व्यवस्था थी सबसे पहले राजस्थान के बगधरी गांव से, जो कि नागौर जिले में पड़ता है, यहाँ से ये स्टार्ट की गई थी। और इसका जो इसको स्टार्ट किया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के करकमलों से ही इस योजना का शुभारंभ किया गया था। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नज़र डालते हैं। ये जितने भी टॉपिक्स, जितने भी क्वेश्चन, जितने भी पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये इसी चैप्टर से संबंधित हैं और पिछली अलग अलग राज्यों के लेखपाल या पटवारी भर्ती जो परीक्षा होती है उसमें ये पूछे गए हैं। ठीक है, अब आप तक जो भी चीज़ें आपने देखी, जो भी चीज़ें आपने पढ़ी, उसमें से प्रश्न किस तरीके से बन सकते हैं उनको हम यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। ये सभी प्रश्न आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पहली कोटेशन है कि स्वतंत्रता का प्रारंभ धरातल से होना चाहिए। प्रत्येक गांव एक छोटा गणराज्य के जैसा होना चाहिए जिसके हाथ में सभी अधिकार हों। ये जो कोटेशन है, ये उक्ति है, ये कथन किसका है? ये महात्मा गांधी का कथन है, पिछली परीक्षाओं में पूछा भी गया है। समाज जो है संबंधों का ताना बाना होता है, ये किसने कहा था? ये मैकाइवर के द्वारा कहा गया था। ये मैकाइवर का कथन है। जाति एक बंद वर्ग है, ये किसका कथन है? ये मजूमदार और मदान, ये दोनों भारतीय समाजशास्त्री हैं। इनके द्वारा कहा गया था जाति के बारे में कि जाति जो होती है एक बंद वर्ग की तरह होती है। रिलीजन शब्द जो है, रिलीजन का मतलब धर्म। ठीक है, तो यहाँ इंग्लिश वर्ड की बात हो रही है। रिलीजन वर्ड जो है किस भाषा का शब्द है? ये लैटिन भाषा का शब्द है। सोशल चेंज पुस्तक किसने लिखी थी? सोशल चेंज पुस्तक ऑकबर्न के द्वारा लिखी गई। समाज एक अधिजैविक व्यवस्था है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? समाज एक अधिजैविक व्यवस्था है, ये हर्बर्ट स्पेंसर ने इसको कहा था। इसके अलावा एक प्रश्न आता है जो ग्रामीण समाज जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे अब तक, ग्रामीण समाज की जो सबसे मूलभूत इकाई होती है, स्ट्रक्चरल यूनिट, संरचनात्मक इकाई, वो क्या होती है? परिवार। ठीक है, समाज की सबसे मूलभूत इकाई किसे माना जाता है? परिवार को माना जाता है। भारत में हिंदी के बाद आप यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चन देख रहे हैं। ये क्वेश्चन वो सारे क्वेश्चन हैं जो अलग अलग राज्यों की जो परीक्षाएं होती हैं, लेखपाल या पटवारी भर्ती परीक्षा, उनमें पूछे गए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो उनको मैंने यहाँ पर आपके लिए जो है लाने का प्रयास किया है। तो भारत में हिंदी के बाद में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? बांग्ला। संयुक्त परिवार का विघटन क्यों होता है? ये आप जब वीडियो देख रहे थे प्रारंभ में मैंने आपको बताया था, संयुक्त परिवार के विघटन का कारण, सबसे बड़ा कारण क्या है? नगरीकरण। ठीक है, अर्बनाइजेशन, नगरीकरण ही परिवार के विघटन का सबसे बड़ा कारण है। इसके अलावा 3 तरह के समाजों से संबंधित प्रश्न पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं। जो अफ्रीकन समाज है, ये किस प्रकार का समाज है? इसे जनजातीय समाज की श्रेणी में रखा जाता है। भारतीय समाज कैसा है? भारतीय समाज को हम कृषक समाज के अंतर्गत रखते हैं। इसके अलावा जो अमेरिकन समाज है, इसको हम औद्योगिक समाज के अंतर्गत रखते हैं। तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है। अफ्रीकन समाज जनजातीय समाज के अंतर्गत आता है, भारतीय समाज कृषक समाज के अंतर्गत आता है, और अमेरिकन समाज आपका औद्योगिक समाज के अंतर्गत आता है। एक बहुत ही फेमस लाइन कही थी अरस्तु ने, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यह कथन किसका है? यह अरस्तु का कथन है। तो आज आपने देखा ग्रामीण विकास एवं समाज से संबंधित पहला वीडियो। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा और ये आपकी परीक्षाओं में आपको अच्छे अंक दिलाने में बिल्कुल 100% हेल्पफुल होगा। और मेरा उद्देश्य केवल यही है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कहीं ना कहीं से पेड कोर्स ले रखे होंगे, 2000, 3000, 4000 में आप पढ़ रहे होंगे। तो मेरा मतलब ये नहीं है उन्हें छोड़ें, मेरा मतलब इतना सा है कि आप कंपेयर करें चीज़ों को। ठीक है, कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी बेहतर से बेहतर चीज़ें मिल सकती हैं और ये आप खुद भी कर सकते हैं। ये मैं कोई भगवान नहीं हूँ जो सारी चीज़ों को यहाँ से इकट्ठा किया है, ये आप खुद भी कर सकते हैं। जो आपको 2000, 3000, 4000 में यूट्यूब पर कोर्स देते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि टीचर्स बुरे होते हैं, टीचर्स सभी अच्छे होते हैं, अपने स्तर से सभी बहुत अच्छी मेहनत करते हैं। लेकिन मेरा इतना सा मतलब है कि आप ये चीज़ों को खुद भी अलग अलग बुक्स से संकलित कर सकते हैं। लेकिन ये
फ़र्क इतना सा होता है कि जो बच्चा तैयारी करता है उसके पास इतना समय नहीं होता कि वो बहुत सारी किताबों को इकट्ठा करके उसमें से अच्छा मटेरियल छांट सके। तो इसके आपके इस काम में सहायता करने के लिए मैं हूं, और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे इतना चाहिए कि आप इस वीडियो को देखने के बाद में आपको अगर इसका जो मटेरियल है, आपको इसका कंटेंट है, अगर अच्छा लगता है तो आप अपने जो कमेंट हैं, फीडबैक है जो आपका, वो आप अवश्य दें। ठीक है, मिलते हैं आपसे फिर ग्राम समाज के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।